हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर टाइप करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। शक्ति स्टेशन या पावर स्टेशन होते हैं जिसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कौन से होते हैं? तापीय ऊर्जा पर या डीजल ऊर्जा पर या जल विद्युत शक्ति होती है उन पर या नाभिकीय ऊर्जा पर। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके बता दीजिए। शक्ति स्टेशन जिसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, किस में होती है सबसे कम ईंधन की आवश्यकता? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नाभिकीय ऊर्जा पर, जहाँ पर ईंधन की कम आवश्यकता होती है, जो कि एक प्रकार से शक्ति स्टेशन होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नाभिकीय ऊर्जा पर। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। ईएलसीबी का उपयोग विशेष तौर पर वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या करना हो, खुला परिपथ दोष हो या भू संपर्कित दोष या ग्राउंड फॉल्ट बोलते हैं जिसको, या लघु परिपथ दोष हो या अधिक भार हो या अधिक लोड हो। कौन सा आंसर होगा? जो ईएलसीबी होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हाँ तो दोस्तों ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ई से अर्थ, एल से लीकेज, सी से सर्किट और बी से ब्रेकर। हाँ तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भू संपर्कित दोष, जो ग्राउंड फॉल्ट होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर जल्दी से टाइप करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो गीजर होता है जो पानी को गर्म करता है, तो उसके अंदर ताप स्थायी जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, तो उसका तापमान या जो थर्मोस्टेट होता है उसके तापमान की प्रास है या रेंज होती है, तो वो सेट की जाती है कितने से कितने डिग्री के बीच में, कम से कम कितनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी जो गीजर के अंदर थर्मोस्टेट स्विच काम में लिया जाता है उसकी तापमान की सीमा कितनी होती है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। 32 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, या 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच, या 0 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच, या 0 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच। कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर होगा बी, 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है हमेशा जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है गीजर के अंदर, उसकी प्रास या उसकी रेंज। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके। जो कंट्रोल पैनल होता है जो मोटरों के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो वह ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर लगा हुआ होना चाहिए या किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है, ये आपको बताना है। कंट्रोल पैनल ज़मीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल करना चाहिए या लगाना चाहिए? 2.2 मीटर, 2 मीटर या 1.5 मीटर या 1 मीटर। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। कंट्रोल पैनल ज़मीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी 2 मीटर होनी चाहिए कम से कम। भारतीय नियमों के अनुसार कंट्रोल पैनल होता है उसकी ऊंचाई 2.0 या 2 मीटर इंस्टॉल करना चाहिए कम से कम। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। चुंबकीय रिले होती है वोल्टता पर आधारित, करंट पर आधारित या आवर्ती होती है, या फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जिसको, उस पर आधारित होती है या ऊष्मा पर आधारित होती है? जो मैग्नेटिक रिले होती है वो किस पर आधारित होती है, ये आपको बताना है। इसके अंदर आंसर जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चुंबकीय रिले होती है वोल्टता पर आधारित, करंट पर आधारित, आवर्ती पर आधारित या ऊष्मा पर आधारित। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी करंट पर आधारित होती है हमेशा चुंबकीय रिले। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसका आंसर बताइए। एल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है या प्रदीप्ति होती है उसकी इकाई क्या होती है, ये आपको बताना है। डेसिबल, हेनरी, कूलाम या लक्स। ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति, तो उनकी इकाई क्या होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी लक्स होती है हमेशा।
अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए। बीजेटी का पूरा नाम क्या होता है? बीजेटी का पूरा नाम क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या बायोनेट जंक्शन ट्रांजिस्टर, या बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर, या उपरोक्त सभी? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। बीजेटी एक ट्रांजिस्टर या एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसके अंदर 2 पी और एक N बिंदु होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी का पूरा नाम है, ये एक अर्धचालक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में प्रयोग में होने वाली वायु नमी रहित होनी चाहिए, या उसमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, या आयनित होनी चाहिए, या तेल मिला हुआ होना चाहिए? कौन सा आंसर होगा? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें प्रयोग में होने वाली जो वायु होती है या जो बाहरी वायु उसके अंदर प्रवेश करती है तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, ये आपको बताना है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नमी रहित होनी चाहिए, यानी उस वायु के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, इसका आंसर बताइए। बुकोल जो रिले होती है उसका प्रयोग खाली स्थान पर नहीं हो सकता, किस पर नहीं हो सकता? 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उन पर नहीं हो सकता, या वायु शीतलित या एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर नहीं कर सकते, या जो 500 केवी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर नहीं कर सकते, या 100 केवी वाले ट्रांसफार्मर है वहाँ पर नहीं कर सकते? जल्दी से बता दीजिए। बुकोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ पर नहीं कर सकते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। बुकोल्ज रिले का प्रयोग कौन से ट्रांसफार्मर्स में नहीं किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जो वायु से शीतलित होने वाले या वायु से जो ठंडे होने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, या एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में, तो उनके अंदर बुकोल्ज रिले नहीं लगी हुई होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। मोटरों में ओवरलोड से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिले का प्रयोग किया जाता है? बुकोल्ज रिले, थर्मल रिले, या इम्पीडेंस रिले, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप की रिले होती है उसका? कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। मोटरों में ओवरलोड से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिले का प्रयोग किया जाता है? कौन सी रिले का प्रयोग किया जाता है? जैसा भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कल सुबह 8 बजे होगा आप सभी का अगला टेस्ट। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी थर्मल रिले लगी हुई होती है। थर्मल रिले। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसके आंसर बताइए। जनरेटर वाइंडिंग का तापमान मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का, पायरोमीटर का, रेजिस्टेंस थर्मामीटर का, या थर्मामीटर का? कौन सा आंसर होगा? जनरेटर होता है या जनित्र होता है, उसकी वाइंडिंग का उसकी वाइंडिंग का जो तापमान मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी वाइंडिंग का तापमान मापना है हमें अगर किसी जनरेटर का, तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? जल्दी से बताइए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है उसका, क्योंकि वो जब वाइंडिंग गर्म होगी तो उसका रेजिस्टेंस मापने के साथ ही वो इसके तापमान का अनुमान लगाता है, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका, रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। लंबी दूरी की लाइनों हेतु वोल्टता का मापन होता है। वोल्टता में, मिली वोल्ट में, किलो वोल्ट में, या माइक्रो वोल्ट में? कौन सा आंसर होगा? लंबी दूरी की लाइनें होती है तो उनके लिए वोल्टता का मापन किस प्रकार होता है? सीधा वोल्टता में किया जाता है, या मिली वोल्ट में किया जाता है, या किलो वोल्ट में किया जाता है, या माइक्रो वोल्ट में किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जिसको भी आंसर पता है।
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी किलो वोल्ट में होता है, केवी में। तो माइक्रोवोल्ट बहुत छोटी इकाई होगी, उससे बड़ी इकाई होती है मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट से बड़ी इकाई होती है सीधे वोल्ट, सीधी वोल्ट से बड़ी होती है किलोवोल्ट, यानी सबसे बड़ी इकाई यही है इन चारों ऑप्शनों में से, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिरोधक क्षमता लंबाई में बढ़ती है या लंबाई में घटती है या लंबाई घटने के साथ घटती है या लंबाई घटने के साथ बढ़ती है, कौन सा आंसर होगा? जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार की होती है, लंबाई में बढ़ती है या लंबाई में घटती है या लंबाई घटने के साथ साथ घटती जाती है या लंबाई घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है, कौन सा आंसर होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लंबाई में बढ़ती है हमेशा, यानी जितनी लंबाई करेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी प्रतिरोधक क्षमता। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसके आंसर बताइए। दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है या क्या मान सकते हैं हम? इंडक्टिव, रिएक्टिव, कैपेसिटिव या प्रतिरोधक, यानी दो ट्रांसमिशन लाइन है उन लाइनों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, उसको कैपेसिटिव बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए। 132 केवी या किलो वोल्ट लाइन के लिए प्रयुक्त केबलें कौन सी होती है? हाई टेंशन वाली, सुपर टेंशन वाली या एक्स्ट्रा हाई टेंशन वाली या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज वाली केबल्स, कौन सी केबल काम में ली जाती है? जो 1,32,000 वोल्ट वाली लाइन होती है या 132 केवी बोल सकते हैं हम उसको शॉर्ट में, तो उनके लिए कौन सी केबलें प्रयुक्त होती है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जल्दी से बता दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये। 132 केवी लाइन के लिए प्रयुक्त केबलें कौन सी होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज ESV वाले केबलें काम में ली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, इसका आंसर बताइए। जो रबड़ होता है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी होती है? 5 kV प्रति mm, 15 kV प्रति mm, 30 kV या किलो वोल्ट प्रति mm या 200 किलो वोल्ट प्रति mm, कौन सा आंसर होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रबड़ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितनी मानी जाती है? जो ताप सहने की या ताप सहन करने की जो सीमा होती है या क्षमता होती है उसको डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 30 kV या 30 किलो वोल्ट प्रति mm होती है हमेशा रबड़ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर। सामान्यतः LT केबल खालिस्तान तक उपयोग में लाई जाती है, कितने वोल्ट तक काम में ली जाती है? जो LT केबलें होती है वो 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 700 वोल्ट या 1000 वोल्ट, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। सामान्यतः LT केबल होती है उसका उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1000 वोल्ट। जो LT केबलें होती है उनका उपयोग 1000 वोल्ट तक किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए निम्न मूल्य वाला या उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वाला या उच्च यांत्रिक सामर्थ्य वाला या उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर होगा? एक केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। निम्न मूल्य वाला भी होना चाहिए और उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य उसकी होनी चाहिए और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए, कुछ सहन शक्ति भी होनी चाहिए उसके अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, इसका आंसर बताइए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? बेडिंग, सीट या आर्मरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा आंसर होगा?
निम्नलिखित में से, या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा भाग है वो केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आर्मरिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। इसका आंसर बताइए, पवन चक्की से चलने वाले विद्युत जनरेटर क्या कहलाते हैं? जो पवन चक्की से चलते हैं विद्युत जनरेटर उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। टेको जनरेटर या एरो जनरेटर या सोलर जनरेटर या दिष्ट द्वारा कंपाउंड जनरेटर, कौन सा आंसर होगा? पवन चक्की से चलने वाले विद्युत जनरेटर क्या कहलाते हैं? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एरो जनरेटर कहलाते हैं या एरो जनरेटर।